दोस्तों नमस्कार। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की एक जो सीरीज चल रही है उसमें पिछले वीडियो में आपने मिश्र बंधुओं के विषय में अध्ययन किया और ये वीडियो भी मित्रों मिश्र बंधुओं से ही संबंधित है, दूसरे भाग के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है। क्योंकि पिछला वीडियो लंबा था तो मिश्र बंधुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें छूट गई थी जिसको हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा कि मिश्र बंधु तीन भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, यही क्रम है इन तीनों का। और मिश्र बंधु विनोद इनका हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से संबंधित एक जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो 1913 ईस्वी में इसका 3 भाग प्रकाशित होता है और 1934 ईस्वी में इसका चौथा भाग प्रकाशित होता है। तो एक जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है मिश्र बंधुओं के विषय में, अच्छा ये एक चीज़ ये भी बताना आपको पिछले वीडियो में छूट गया था कि गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, हालांकि ये इनकी निजी जिंदगी से संबंधित, निजी जीवन से ही संबंधित बातें हैं जो कि परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती प्रायः, लेकिन फिर भी आपको जानना ये आवश्यक है क्योंकि गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी ये तीन के तीनों भाई जो कुछ भी लिखते थे एकजुट होकर ही लिखते थे। यहाँ तक कि एक छंद की रचना भी ये तीनों एक साथ किया करते थे। गणेश बिहारी जो थे ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य और उपाध्यक्ष थे। श्याम बिहारी की अगर बात कर ली जाए तो श्याम बिहारी भी उस जमाने में प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे। ये डिप्टी कलेक्टर थे और डिप्टी कमिश्नर जैसे पदों पर रहे। सुखदेव बिहारी ने अपने जीवन की शुरुआत जो है वकालत से की। शुरू में तो ये कन्नौज में वकालत किया करते थे, बाद में लखनऊ आए, मुंशिफ हुए, सब जज हुए। तो ये तीन के तीनों भाइयों को अगर देखा जाए तो तीन के तीनों भाइयों ने, गणेश बिहारी तो अपने स्वाध्याय के बल पर हिंदी, संस्कृत, फारसी इन सब का ज्ञान प्राप्त किए थे। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी ये सब प्रशासनिक पदों पर रहे। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो ये तीन के तीनों भाई विद्वान थे और इनसे संबंधित जो इतिहास लेखन परंपरा का जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। दोस्तों मिश्र बंधु विनोद में जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई उसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये कि मिश्र बंधुओं ने सारंगधर को ब्रज भाषा का प्रथम कवि माना। सारंगधर एक बहुत चर्चित नाम तो नहीं, लेकिन इन्होंने ब्रज भाषा का प्रथम कवि सारंगधर को माना। तो परीक्षाओं में प्रश्न बन सकता है कि मिश्र बंधुओं ने ब्रज भाषा का प्रथम कवि किसे माना। याद करने के लिए तमाम ट्रिक आपको तमाम वीडियो में बताए जा रहे हैं। तो इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप उटपटांग कल्पनाएं करके, कहानियां बना के अगर कोई चीज़ याद करते हैं तो फिर वो जल्दी नहीं भूलते। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं भूलते, जल्दी नहीं भूलते। तो आप इस तरह से ट्रिक बना सकते हैं कि मिश्रा जी जो हैं, कोई मिश्र बंधु को मान लीजिए मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी जो हैं ये ब्रज में गए हुए हैं और वहाँ उनको सर्वप्रथम ब्रज में जब जाते हैं तो वहाँ उनको एक सारंगी बजाने वाला व्यक्ति मिल जाता है, सारंगधर। तो सारंगधर से सारंगी बना दीजिए और ब्रज भाषा को ब्रज से जोड़ दीजिए, मिश्र बंधुओं को मिश्रा जी बना दीजिए। तो इस तरह से एक कहानी बन गई कि मिश्रा जी, कोई मिश्रा जी हैं जो सब सर्वप्रथम जब वो ब्रज भूमि में जाते हैं तो वहाँ उनको सारंगधर यानी सारंगी बजाने वाला कोई व्यक्ति मिल जाता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मिश्र बंधु विनोद में मिलता है कि गोरखनाथ को मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्यकार माना। गोरखनाथ जो नाथ परंपरा के हैं, गोरखनाथ, उन्हीं के नाम पे गोरखपुर है। और जो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो भी नाथ परंपरा के ही हैं और उनका भी राजनीतिक जीवन गोरखपुर से ही संबंधित है। तो गोरखनाथ को इन्होंने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना। किसने? मिश्र बंधुओं ने। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं कि मिश्रा जी जब सर्वप्रथम गोरखपुर गए तो वहाँ वो गद्य लेखक गद्दे पर बैठे, बिस्तरा लगा हुआ था, वहाँ वो सर्वप्रथम गद्दे पर बैठे। मिश्रा जी जब सर्वप्रथम कहाँ गए? गोरखपुर, तो वहाँ वो गद्दे पर बैठे। ठीक, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं।
इसको शारंगधर को ब्रज भाषा का प्रथम कवि माना। इसके लिए मैंने बताया ही कि मिश्रा जी जब सर्वप्रथम ब्रज में गए तो वहाँ उनको एक सारंगी बजाने वाला शारंगधर, चूंकि ब्रज में मुरलीधर थे तो उनको सारंगधर मिल गए, नहीं मुरलीधर मिले तो सबसे पहले सारंगधर मिल गए, बाद में मुरलीधर मिले होंगे। और गोरखपुर जब मिश्रा जी गए तो सबसे पहले इनको गद्दे पर बैठाया गया। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मिश्र बंधुओं का जो काल विभाजन और नामकरण बताया गया उस पर तमाम आरोप लगते हैं और उनसे भी संबंधित प्रश्न बन सकता है। आरोप का मतलब कुछ कमियां निकालते हैं विद्वान, कुछ खामियां पाते हैं इनके काल विभाजन और नामकरण से संबंधित जो भी इनके प्रयास हैं उनमें कुछ कमियां निकालते हैं लोग। वो कमियां क्या हैं अगले स्लाइड में देखते हैं, अगले पृष्ठ में। सबसे पहली कमी यही है कि लोग जहाँ तक विद्वान बताते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो शुभारंभ है, विद्वानों ने जो आरोप लगाया कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो शुभारंभ है वो विक्रम संवत 700 से ये मानते हैं, जबकि ये तो अपभ्रंश साहित्य है। विक्रम संवत 700 का जो साहित्य है वो हिंदी का साहित्य नहीं है, वो अपभ्रंश का साहित्य है। तो इस प्रकार ये अपभ्रंश को भी हिंदी में समाहित कर लेते हैं। तो ये कमी ये निकलती है, क्योंकि वैसे देखा जाए अमूनन तो हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत जो है 1000 ईस्वी के आसपास से होती है। तो आप तो जानते हैं कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश भाषा का विकास होता है और अपभ्रंश से हिंदी का विकास होता है। तो अपभ्रंश जो है वो हिंदी की पूर्ववर्ती भाषा है। तो ये 700 यानी विक्रम संवत 700 से अगर ये शुरुआत मान लेते हैं तो इसका मतलब ये कि अपभ्रंश साहित्य को ये हिंदी साहित्य में समाविष्ट कर लेते हैं। तो ये एक आरोप ये लगता है। दूसरी चीज ये कि काल विभाजन जो इन्होंने किया उसका कोई सुस्पष्ट आधार नहीं है। काल विभाजन पिछले वीडियो में आपने नहीं देखा है, अगर पिछला वीडियो तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। तो जैसे 700 विक्रम संवत 700 से 1343, फिर 1344 से 1560 ये जो है उत्तरकालीन प्रारंभिक काल और पूर्वकालीन प्रारंभिक काल 700 से लेकर 1343 और फिर 1344 से 1460, फिर 1461 से 1580। इस तरह से काल विभाजन आप ना देखें, पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो आप देख सकते हैं काल विभाजन। तो इसका कोई सुस्पष्ट आधार नहीं मिलता। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, डॉक्टर नगेंद्र का है, बच्चन सिंह का है, इन सब का जो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन है उसका एक स्पष्ट आधार मिलता है। लेकिन इनका जो काल विभाजन है उसका कोई स्पष्ट आधार नहीं मिलता। अब ये आदिकाल को प्रारंभिक काल कह देते हैं, आरंभिक काल कह देते हैं और 700 विक्रम संवत से मान लेते हैं उसका शुभारंभ। तो इस पर भी विद्वानों में एक प्रकार से आपत्ति विद्वानों ने जताई है। दूसरी चीज़ ये कि कालखंडों का जो नामकरण इन्होंने किया उसमें एक जैसी कोई पद्धति इन्होंने नहीं अपनाई। जैसे नामकरण में आरंभिक काल, आदिकाल जिसको कहते हैं उसको इन्होंने आरंभिक काल नाम दे दिया। फिर रीतकाल को अलंकृत काल, एक प्रवृत्ति के आधार पर रीतकाल का नामकरण कर दिया अलंकृत काल, एक प्रवृत्ति विशेष के आधार पर। लेकिन आदिकाल में किसी भी प्रवृत्ति का, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा तो एक प्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने वीरगाथा काल कहा। तो वो प्रवृत्ति के आधार पर वीरगाथा काल बाद में अस्वीकार कर लिया गया, आदिकाल नाम उपयुक्त अधिक माना गया। लेकिन ठीक यहाँ भी अगर देखा जाए तो आरंभिक काल में कोई प्रवृत्ति नहीं, लेकिन अलंकृत काल में इन्होंने प्रवृत्ति, फिर परिवर्तन काल, फिर माध्यमिक काल। तो इस तरह से कोई एक निश्चित आधार इन्होंने नामकरण में नहीं अपनाया और काल विभाजन का भी सुस्पष्ट आधार नहीं है। नामकरण की भी कोई एक जैसी पद्धति उन्होंने नहीं अपनाई। एक जैसी पद्धति का मतलब जैसे आपको अगर प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण करना है तो प्रवृत्ति के आधार पर करिए, या कालखंड के ही आधार पर सीधे आरंभिक काल, माध्यमिक काल, आधुनिक काल ऐसे करना है तो सीधे करिए। नहीं तो कहीं प्रवृत्ति के आधार पर कर देते हैं तो कहीं सीधे आरंभिक काल कर देते हैं, बात खत्म। तो ये आरोप लोग लगाते हैं, ये कमियां विद्वानों की दृष्टि में दृष्टिगत होती हैं। अगली चीज ये कि रीतिकाल का नाम इन्होंने अलंकृत काल रखा। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न भी बनता है, पिछले वीडियो में भी इस पर बताया गया आपको इस विषय में। अलंकृत काल इन्होंने
रीतकाल को कहा तो किसी प्रवृत्ति विशेष के प्रति घोर आग्रह ही दिखता है ये, क्योंकि अलंकृत काल कहना अलंकरण की एक प्रवृत्ति थी, यानी कविता को अलंकृत करना, कविता में अलंकारों का समावेश करना उस समय की एक प्रवृत्ति थी। तो उस एक प्रवृत्ति के आधार पर आप पूरे कालखंड का नामकरण नहीं कर सकते। तो ये एक कमी है, एक बहुत बड़ी कमी दृष्टिगत होती है। दूसरी चीज ये कि मिश्रबंधुओं का दिया गया जो परिवर्तन काल, अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न बनता है, मिश्रबंधुओं का दिया हुआ जो परिवर्तन काल नाम है, कालखंड है, वो भी असंगत है और इनके कालों की संख्या भी अधिक है। कालों की संख्या जैसे 5 काल बता देते हैं, आरंभिक, प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, रीतिकाल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। तो कालों की संख्या भी अधिक हो गई और फिर परिवर्तन काल जो एक इन्होंने कालखंड बना दिया। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि मिश्रबंधुओं के अनुसार परिवर्तन काल की समय सीमा क्या है। तो 1890 से 1925 विक्रम संवत जो है ये परिवर्तन काल है मिश्रबंधुओं के अनुसार। तो यही इसकी समय सीमा है। तो ये परिवर्तन काल नाम जो है, परिवर्तन काल समझ में नहीं आता कि क्या 5 काल खंड बना दिए, उस पर ये परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रमी, ये किस दृष्टि से बनाया, ये थोड़ा असंगत लगता है। हालांकि उन्होंने विद्वान थे, ये लोग तीनों भाई विद्वान थे, अब किस दृष्टि से बनाया वो ये जाने, लेकिन ये असंगत देखने में लगता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी के बड़े आलोचक थे, मिश्रबंधुओं के विषय में एक उनका बड़ा कथन बड़ा चर्चित है। उनका एक कथन परीक्षाओं में प्रश्न भी बनता है। उन्होंने लिखा मिश्रबंधुओं के इसी काल विभाजन के संबंध में नामकरण के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन बड़ा चर्चित है। उन्होंने लिखा कि सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो इसको वृत्त संग्रह कर देते हैं, यानी लगभग 5000 कवियों का जो वर्णन इन्होंने मिश्रबंधु विनोद में किया, लगभग 5000 कवियों का वर्णन मिलता है। तो इसको ये वृत्त संग्रह कह देते हैं। ये इतिहास ग्रंथ तो मानते ही नहीं है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो एक बहुत बड़ा आरोप लगता है मिश्रबंधुओं विनोद पर। लेकिन फिर भी चूँकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि रीतकाल के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो मिश्रबंधु विनोद से ही बहुत कुछ सामग्री लेते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मिश्रबंधु विनोद एक बहुत महत्वपूर्ण कृति मिश्रबंधुओं की है, जिस पर तमाम प्रश्न बनते हैं। अब वो बात अलग है, क्योंकि शुरुआती दौर के ये इतिहास ग्रंथ थे, तो इसलिए कुछ कमियां भले दृष्टिगत हों, लेकिन बहुत कुछ सामग्री परिवर्ती इतिहासकारों ने मिश्रबंधु विनोद से लेने की कोशिश की, बहुत सामग्री ली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं रीतकाल जो है मिश्रबंधुओं का, उससे उन्होंने सामग्री ली। तो मित्रों, ये मिश्रबंधुओं विनोद के संबंध में, मिश्रबंधुओं के विषय में ये जो जानकारी थी, एक सामान्य प्रश्न इन पर जो बनते हैं, मैंने 2 वीडियो में, इसके पहले का जो वीडियो था उसमें भी मैंने मिश्रबंधु विनोद और मिश्रबंधुओं के विषय में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे समझ में आए, मैंने उन सबको डिटेल में रखने का प्रयास किया। और इस वीडियो में भी जो भी महत्वपूर्ण बनते हैं प्रश्न, जो पूछे गए हैं या जो नहीं भी पूछे गए हैं, मुझे महत्वपूर्ण लगे, उन पर मैंने चर्चा की। तो दोस्तों, ये एक सीरीज में चला रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि आप घर बैठे जो है फ्री में कोचिंग कर सकते हैं। अगर आप, मेरा विश्वास है कि अगर आप जो है मेरे द्वारा ये जो भी वीडियो, ये आपका चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, क्योंकि आपका प्यार, आपका प्रेम ही इस चैनल को आगे बढ़ाएगा। तो जो भी वीडियोज़ डाले जा रहे हैं उनके आधार पर अगर आप अपना नोट्स भी तैयार करते हैं, तो मेरा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें मैं कवर करने का प्रयास करूं, और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सब इसमें समाहित कर सकूं। तो यदि इससे नोट्स भी अगर आप बनाते हैं तो बहुत कुछ आपके परीक्षा में और तैयारी में आपको मदद मिलेगी। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। अगले वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।